बजिंग स्टॉक्स, जहां पर हम बात करते हैं ऐसे खबरों की, जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे हमारे आज के एक्सपर्ट अरुण जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि उसमें बने रहना है, खरीदना है, बेचना है, क्या स्ट्रेटजी प्लान करनी है। तो लेकर के आते हैं आज की पहली कंपनी स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। खबर आई है अदानी को लेकर के। अच्छा, अदानी को लेकर के हालांकि MSCI वाली खबर रह गई, चलिए कोई बात नहीं, इस बजिंग स्टॉक्स के बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। MSCI इंडेक्स ने अपनी जो नई लिस्ट लाई है उस पर जो है MSCI ने अदानी ग्रुप पर लगी अपनी रोक हटा दी है। अब रोक हटने से MSCI इंडेक्स से जुड़े फंड जो है वो शेयरों में अब खरीदारी कर सकते हैं, नया निवेश कर सकते हैं। अदानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयरों में कल से हम देख रहे हैं कि एक रिकवरी शानदार जो है वो देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर में 2% से ज़्यादा की तेज़ी, ये हम अदानी की बात कर रहे हैं, खासतौर से अदानी एनर्जी सोल्यूशन के आसपास की। आज 4-5% तक ये शेयर चला था। अदानी समूह को लेकर के कल का जो घटनाक्रम रहा और अब MSCI इंडेक्स ने जो इन पर रोक लगाई थी वो हटा दी है। सर, ये दोनों घटनाक्रम कैसा आप देख रहे हैं इसे आप, और अदानी समूह को लेकर के आपकी टिप्पणी क्या है? क्या यहाँ पर अभी भी आने वाले समय में वोलेटिलिटी जारी रहेगी? आपका पसंदीदा अदानी समूह का शेयर क्या होगा? क्या अदानी शेयर कल के झटके से पूरी तरीके से उभर गया है? ये अदानी समूह को लेकर के 2-4 सवाल हैं, मैं चाहूँगा कि इसके अगर आप उत्तर दे सकें तो। विपुल जी, दो तीन चीज गौर करनी चाहिए। MSCI ने जो रोक लगाई थी वो हटा दी है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो भी आरोप लगे थे हिंडनबर्ग के तहत 1.5 साल पहले, उससे अब MSCI सहमत नहीं है, ये साफ जाहिर होता है। दूसरा, ये कल जो इसने रोक टोक हटाई है, ये जो नया हिंडनबर्ग का मुद्दा उठा है जिसमें उसने अडानी के अलावा से भी चीफ को भी शामिल किया है, उस चीज को वो खंडन करता है, उसे वो सहमत नहीं है, ये भी साफ जाहिर होता है। अब आ जाइए, अडानी समूह के शेयर का मूवमेंट क्या होगा। वो पैसा जुटा रहा है। पता नहीं कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग को ये तकलीफ तो नहीं कि अगर अडानी समूह को विश्व भर से पैसा मिल जाता है QIP में, तो वो जो कुछ भी कह रहा है वो गलत साबित हो जाएगा। इसलिए उसकी टाइमिंग जो ये QIP के तहत हुई है वो महज इत्तेफाक ना हो। तीसरी और आखिरी चीज, मेरे ख्याल से जो अडानी समूह है वो बहुत बड़ा समूह है। अब उसे ऐसा इम्पैक्ट नहीं होगा जो पिछले साल हुआ। और जहां तक आप अगर ये पूछते हो कि मुझे उनके समूह में क्या अच्छा लगता है, मौजूदा स्तर पर देखिए, पेरेंट जो कंपनी है अडानी एंटरप्राइज, वो एक अच्छी लगती है। और इंडिविजुअल कंपनी और क्षेत्र के अगर आप बात करें तो अडानी विल्मर अच्छा लगता है। चलिए, तो ये दो कंपनियां जो है अदानी समूह में ज़्यादा अच्छी लगती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे MSCI इंडेक्स की। जरा MSCI इंडेक्स में कुछ एक शेयर शामिल हुए हैं, उनको भी बजिंग स्टॉक्स में लेकर के आते हैं। आइए देखते हैं ये जो है शामिल कौन कौन से शेयर होंगे। उसमें डिक्सन टेक शामिल है। इनफ्लो कितना आ सकता है? वो आ सकता है 28.1 करोड़ रुपये। वोडाफोन आइडिया के नतीजे आए हैं, आज थोड़ी सी पिटाई जरूर हो रही है। 27.8 करोड़ रुपए, डॉलर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इन्फ्लो हो सकता है। ऑयल इंडिया 23.8 करोड़ डॉलर। जेडएस लाइफ में 23 करोड़ डॉलर के आसपास का निवेश हो सकता है। RVNL शामिल हुआ है MSCI इंडेक्स में और यहाँ पर आज मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है। प्रेस्टीज स्ट्रीट 18.1 करोड़ का निवेश आ सकता है और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में भी करीब 17 करोड़ डॉलर का निवेश हो सकता है। सर, ये 7 कंपनियाँ जिनका जिक्र आपने भी किया था कि 7 कंपनियां शामिल हो रही हैं और RVNL भी उसमें शामिल है, इनमें से जरा स्क्रीन पर रखिए, अगर इनमें से कोई पसंद आ रहा है सर आपको, जहाँ पे आपको फ्रेश बाइंग भी देखने को आपको लगता है की जा सकती है। हाई रिस्क स्टॉक है, चाल छोटी होती है, कीमत कम है और इसके अंदर में निवेशक बड़ी पोजीशन बना सकता है। एक स्टॉक है वोडाफोन आइडिया, जिसमें सरकार की भी हिस्सेदारी 30% से ज्यादा है। मुझे लगता है कि ये एक कंपनी है जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में निवेश किया जा सकता है। अगर आप इसके अलावा देखें तो इसमें एक रियल एस्टेट की कंपनी है और जो बजट आया था उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो, उसे प्रोत्साहन दिया था, तो ये कंपनी देखी जा सकती है। वाइट गुड्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर डिक्सन, वाइट गुड्स में भी है, मोबाइल फोन में भी है। भाव ऊंचा है, रैली शार्प हुई है, बट घटाड़े में अगर ये शेयर लिया जाए तो इसमें भी कमाने का मौका है। RVNL पे टिप्पणी ऑलरेडी मैं कर चुका हूं।
इसके अलावा अगर आप देखें, ऑयल इंडिया प्राइमरी ऑयल डिस्कवरी करता है। इसके पास कई ऑयल फील्ड्स हैं, खास करके आसाम और नॉर्थ ईस्ट एरिया में। तो मेरे ख्याल से कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट है। ओएफएसएस एक बड़ी दिग्गज मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है, काफी पुरानी, कई साल से भारतवर्ष में मौजूद है और निवेशकों ने इसमें पैसा कमाया है। जी, चलिए, तो काफ़ी सारी कंपनियां इसमें शामिल हो गई हैं। इसमें आरवीएनएल शामिल है, इसमें डिक्सन अच्छा लग रहा है, और भी जिन कंपनियों का जिक्र किया गया है उनको आप नज़र बना करके चल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और अगली कंपनी इस पर हमने बातचीत कर चुके हैं और काफ़ी सारे सवाल भी आ रहे हैं, वो है सुज़लॉन। सुज़लॉन में लगातार पाँचवें कारोबारी सत्र है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि लगातार तेज़ी बनी हुई है। टेक्निकल चार्ट्स पर भी ये ब्रेकआउट दिखा रहा है। शेयर अपने 20, 50, 100, 200 ये तमाम उम्मीद से अब एवरेज से जो है वो ऊपर निकलता हुआ आज भी हम देख रहे हैं 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर, अभी भी बहुत सारे लोगों की टिप्पणी आ रही है, क्या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकता है, क्या 100 का लेवल पर क्रॉस करेगा कि नहीं। जिनके पास है उनके लिए भी मैं चाहूँगा अपनी टिप्पणी आप रिपीट कर दूँ कि बजिंग स्टॉक्स हम दोबारा भी जो है अलग से अपलोड करते हैं। और दूसरा, बहुत लोग जो इस भागती शेयर में जो है अभी फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? सबसे पहले जो जो कहते हैं ना, चलती ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं टिप्पणी कर देता हूं कि देखिए, शेयर में बहुत शार्प मूवमेंट आया है पिछले 4 दिनों में। अगर आप ऐसे शेयर में चढ़ना चाहते हैं तो आप शेर की सवारी कर रहे हैं, और शेर की सवारी उन्हीं लोग को करना चाहिए जो शेर से उतर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं रखते तो ऐसे शेयर में कभी भी निवेश मत कीजिए, क्योंकि ऐसे शेयर जिस तेजी से जाते हैं ऊपर, उसी तेजी से नीचे आते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि चार्ट ने ब्रेकडाउन दिया है या अटकने की संभावना ऑलरेडी आज दे दी है, लेकिन इतने शार्प मूव के बाद करेक्शन भी शार्प होता है। ये हो गई पहली बात। दूसरी, जो क्षेत्र में सुज़लॉन है, जो काम कर रही है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के नए टरबाइन्स देना एक काम है। दूसरा, जो एएमसी का काम है वो उसका बड़ा काम है। इसके अंदर में आपको 25-30 साल तक ये काम मिलता है, रेगुलर काम होता है, बिना मेंटेनेंस के पावर जनरेशन इन एसेट से नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ा और रेगुलर काम है जिससे इन सब कंपनियों का गुजारा होता है। तो धंधे वाइज कंपनी अच्छी है, टर्न अराउंड देखा गया है, जो कंपनी के डेट थे उसका वन टाइम सेटलमेंट हो चुका है। अब कंपनी कैश रिच मानी जाती है, कहीं पर भी इसका काम नहीं अटक रहा। चेतावनी के तौर पर वापस दोहरा रहा हूं, बड़ी शार्प रैली हुई है, तो स्टॉप लॉस के बिना काम मत कीजिए अगर आप नया निवेश इसमें करना चाहते हैं। चलिए, तो ये रहा है सुज़लॉन पर लेकर करके आती हुई, और एक और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी पर बातचीत कर लेते हैं, आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड पे भी आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। आपको बता दें कंपनी को यहाँ पर एक अच्छा बड़ा ऑर्डर मिला है। एवर रिन्यू से कंपनी को 51 मेगावाट का ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। उपकरणों की सप्लाई के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। कौन से उपकरण सप्लाई करेगी कंपनी? इसमें आपको बता दें 3 मेगावाट के विंड टर्बाइन जनरेटर को की सप्लाई भी इसमें शामिल होगी। और इस नए ऑर्डर से आपको बता दें कि शेयर में अच्छी मजबूती है। पिछले 1 महीने में शेयर ने 30%, 6 महीने में 70% और 1 साल में 339% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। आज यहाँ पर भी हम देख रहे हैं आइनॉक्स विंड में काफ़ी अच्छा मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है। और ये देखिए क्या शानदार मूव पिछले 2 दिन के अंदर देखने को मिला है। सर, 7%, 6.5-7% अभी भी ऊपर आइनॉक्स विंड का शेयर। कैसे देख रहे हैं सर? एक और विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी, इसमें और सुज़लॉन में तुलना करना हो तो क्या ये कैसी लग रही है आपको? विपुल जी, आपने बड़ी अच्छी चीज पूछी। अगर मैं आइनॉक्स विंड और सुज़लॉन की कंपैरिजन करूं तो ऐसा लगता है कि आइनॉक्स विंड सुज़लॉन का छोटा भाई है। वो शायद 4 दिन चल चुका है, ये दूसरा दिन चला है। उसके हिसाब से सिर्फ दोनों कंपनी को कंपेयर करते हुए ऐसा लग रहा है कि आइनॉक्स विंड में 1 या 2 दिन की और तेजी पक्की बाकी है। बाकी बाजार में कुछ भी निश्चित नहीं है, अनिश्चितता का ये एक बाजार है।
लेकिन चार्टिकली ऐसा लगता है कि जो मूव आया है आज, ये दर्शाता है कि एक दो दिन की इसमें चाल बाकी है। कहां तक ये शेयर चला जाएगा उसका अनुमान नहीं लगता, क्योंकि ये एक नए जोन में शेयर है। लेकिन अगर आप दोनों कंपनी को कंपेयर करो तो लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। फर्क इतना है कि आइनॉक्स विंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, सुजलॉन टर्न अराउंड केस है, और उसके अंदर में क्योंकि ये शेयर 3-4 रुपए तक चला गया था और अब 85 रुपए के आसपास है, तो 40 गुना, 40 टाइम्स मल्टी बैगर हो चुका है। क्या आप सर अभी क्या अब एक दो दिन की रैली बाकी है, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए? सर अगर कोई इसमें एंट्री करना चाहता है तो मैं नॉर्मली स्टॉप लॉस की बात करता हूं। यहां मैं कहूंगा कि पहले स्टॉप लॉस लगाइए फिर निवेश कीजिए। ठीक, बिल्कुल जो है इस तरह की रैली में जो है स्टॉप लॉस जो है अवश्य लगाइए आप, और तभी जो है यहाँ की इस रैली का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। जो रिजल्ट्स जो हैं वो आए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं। एक तो जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, खासतौर से पहले आईआरएफसी की बात करते हैं। रेलवे शेयरों पर जरा बात कर लेते हैं। 1.25% के आसपास की रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है। 6,766 करोड़ रुपये रहा है। प्रॉफिट में भी हमने देखा 2.25% के आसपास की बढ़त रही है। 1567 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मुनाफा रहा है पहली तिमाही के अंदर। सर जितनी चर्चा रही, जितनी रैली रही, जो ऑर्डर बुक और तमाम चीज़ों की बात हो रही थी, नतीजों में जैसे टीटागढ़ के शेयर नतीजे आए उसके बाद से उसमें वहाँ पे पिटाई देखने को मिली। अब आज यहाँ पर आईआरएफसी के नतीजे आए, कैसे पढ़ रहे हैं आप इसे और क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है फ्लैट ट्रेड करता हुआ आईआरएफसी का शेयर? देखिए, आईआरसी के नतीजों में कभी भी आपको 25%, 30% की ग्रोथ नहीं मिलेगी। इसके पास ऑर्डर बुक बोलकर कुछ होता नहीं। ये इंडियन रेलवेज को पैसा जुटा कर देती है। इस इसकी जो रेटिंग होती है वो सॉवरेन रेटिंग होती है, और ये एक तरह से सरकार को पैसा जुटाने का काम करती है। इसकी इनकम, आय, इसके खर्चे सब रेगुलेटेड हैं, एक सीमित दायरे में चलते हैं। और कंपनी में जो ग्रोथ आती है वो सिर्फ इस चीज से आती है कि इंडियन रेलवे ने इसे पैसा जुटाने के लिए जो टारगेट दिया है वो उसने बढ़ाया है। इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा, इसमें बहुत ज्यादा आपको चेंज इन प्रॉफिट या रेवेन्यू देखने को नहीं मिलेगा। न, नतीजे अच्छे हैं, और क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आज एक कंट्रोल दायरे में चल रहे हैं, इसकी इनकम में वोलेटिलिटी नहीं देखने को मिलती। चलिए ठीक है, आईआरएफसी पे राय निकल करके आती हुई अगली कंपनी एक और पीएसयू स्टॉक लेकर के आते हैं जहां पर काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल रही है, वो है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर के नतीजे आए हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। मुनाफे में 141% की बढ़ोतरी रही है। देखिए जरा क्या शानदार नतीजे हिंदुस्तान कॉपर के रहे हैं। 47 करोड़ से बढ़ करके ये 113 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की आय 33% बढ़ करके 371 से बढ़ करके 494 करोड़ रुपए हो गई है। हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में भी आज अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जरा शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो आज अभी 3% के आसपास की मजबूती है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का ज़रूर हुआ है। सर कैसे देख रहे हैं आप पिछले एक महीने में? हालांकि थोड़ा सा यहाँ भी ये भी शेयर टूटा है, करीब 6% के आसपास की निगेटिव रिटर्न रहा है, लेकिन पूरे साल भर की अगर बात करें तो यहाँ पर डबल होता हुआ शेयर दिखाई दिया है। नतीजों के बाद क्या एक ये जो रैली है वो एक्सटेंड होती हुई 2-3 दिन के लिए दिखाई दे रही है? क्या फ्रेश एंट्री की कोई संभावना है यहाँ पर? देखिए, 2-3 दिन की एक रैली इसमें अवश्य आ सकती है, लेकिन अगर आप शेयर की बात करें तो एक पिछला जो हाई बना था उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ, और फिर जो हाई बना वो लोअर टॉप बना है, और शेयर एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। एवरेजेस को इसने ऊपर से नीचे अभी तक काटा नहीं है, तो उम्मीद ये जताई जाएगी कि एवरेजेस में ये आपके सपोर्ट ले लेगा आगे जाकर भी। नतीजे शानदार रहे हैं। कॉपर की डिमांड देश में विदेश में सब जगह बढ़ रही है। एलएमई के प्राइसेस को देखते हुए इसे फायदा भी होता है, और प्राइमरी प्रोड्यूसर भारतवर्ष में 2-3 ही रह गए हैं। अब इसका लाभ इसे मिल रहा है। फ्रेश एंट्री की जगह मेरे ख्याल से थोड़े से खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अभी भी शेयर करेक्टिव मोड में है।
आज जो रैली आपको देखने को मिल रही है वो सिर्फ नतीजों को लेकर है। चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई और इसी के साथ हमारे खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।